दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। और दोस्तों मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को एक एक सीट इस परीक्षा में सुरक्षित हो जाए, ताकि आपको दूसरा कोई परीक्षा न देना पड़े। इसीलिए आप भी मेहनत कर रहे हैं और मैं भी प्रयास कर रहा हूं। हम दोनों का आपका मेहनत मेरा प्रयास अगर एक साथ जुड़ जाएगा तो निश्चित है कि आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों इस समय हम लोग प्रैक्टिस सेट का श्रृंखला चला रहे हैं और आप डेली देख रहे हैं कि इस चैनल से आपको 2 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। तो यह आपका 10वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इसके पहले और प्रैक्टिस सेट नहीं पढ़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है जूनियर एडेड प्रैक्टिस सेट का, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर जूनियर एडेड के और भी वीडियोज़ जो लेक्चर वीडियोज़ हमारे हैं उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका भी 2 प्लेलिस्ट है। या अगर आप अपर लेवल की तैयारी थोड़ा और बेहतर मतलब जिसे थोड़ा उच्च लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि काव्य शास्त्र कुछ लोग कह रहे हैं कि करवा दीजिए, तो काव्य शास्त्र का बहुत सारा वीडियोज़ दोस्तों टीजीटी पीजीटी के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिए। जीआईसी लेक्चरर के प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो है काव्य शास्त्र पर आधारित, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारा कुछ है, थोड़ा प्लेलिस्ट आप खोलिए, उसके बाद से देखिएगा वहाँ आप एक यूं कहा जाए कि जैसे खान में किसी हीरे खान में पहुंचेंगे, कुछ ऐसा होगा। यह अतिशयोक्ति मैं नहीं बोल रहा हूं। आप प्लेलिस्ट पहले खोलिए। आइए देखिए, पहला प्रश्न है भाषा की अभिव्यक्ति के कौन से रूप हैं। तो दोस्तों भाषा के अभिव्यक्ति के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, यानी कि सी। ठीक है। दूसरा देखिए, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है, तो ये है आपका बी, खड़ी बोली से विकसित हुई है। तीसरा प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तब जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं हिंदी भाषा है। आइए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं, वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णमाला में दोस्तों स्वरों की संख्या होती है सी। और लेकिन हाँ एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, कुछ विद्वान 10 ही मानने हैं, मतलब सी का मतलब 11 हुआ, लेकिन कुछ बी यानी 10 माने हैं, वो री को नहीं मानते हैं। जब री को हटा देते हैं तो संख्या हो जाता है 10। लेकिन प्रामाणिक जो है वह 11 ही है। अंग और अह अनुस्वार में चले जाते हैं और अयुग्वाह में चले जाते हैं, मतलब अयुग्वाह में चले जाते हैं, इसलिए जो है कि दोनों को हटा दिया जाता है। तो स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, आप इसको जानते भी हैं। पांचवा देखिए, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो आपका हो जाएगा बी, परिधन आवरण। ठीक है। छठवां, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मतलब शब्द के पहले जो वाक्यांश जुड़ते हैं क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। सी क्लियर। आइए सातवां देखिए, कमल के समान नयन। कमल के समान नयन में समास है, कौन सा समास है। तो दोस्तों यह कर्मधारय समास है, क्योंकि विशेषण और विशेष्य के योग से जो समास बनते हैं उसको कर्मधारय समास बोलते हैं। आठवां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी भाव समास है। कौन सा अव्ययी भाव समास है, तो है समय के अनुसार, समयानुसार। ठीक है ना। यह जो है कि आपका अव्ययी भाव समास है। नौवां देखिए, आजन्म शब्द का समास विग्रह है। आजन्म शब्द का समास विग्रह क्या है, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ए, जीवन पर्यंत। 10वां देखिए, शब्द की परिभाषा क्या है। तो शब्द की परिभाषा क्या है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। ठीक है। अगला देखिए 11, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। स्रोत की दृष्टि से, तो दोस्तों यह आपका उत्तर हो जाएगा ए, 4। 4 भागों में बांटा जा सकता है। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी, तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। 13वां प्रश्न, ये क्या है, तो आपका हो जाएगा 13 का डी, घोटक, जो घोड़ा का तत्सम है। ठीक है। 14 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। तो 14 का आपका हो जाएगा डी, कैंची। 15 देखिए, विकारी शब्द होते हैं। कौन से शब्द विकारी शब्द होते हैं, तो ये पहला हो जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। 16 है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों संज्ञा के 3 भेद होते हैं, हालांकि कहीं कहीं आपको 5 मिल सकता है, जिसमें कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन को जोड़ देते हैं।
मतलब पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा को जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में होते कितने हैं? 3 ही होते हैं। वे दो जो होते हैं वो जातिवाचक के अंतर्गत हिंदी में आते हैं। ठीक है, आइए हम लोग 17वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दोस्तों 17 का आपका हो जाएगा डी, ये दर्द जो है स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है। ठीक है, 18 देखिए, हिंदी में वचन कितने होते हैं? जग जाहिर है 2 ही वचन होते हैं, बहुत कॉमन सा प्रश्न है। 19 देखिए, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा होती है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? तो दोस्तों ये होती है मित्रता, यानी कि डी। 20 देखिए, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित अंश की व्याख्या बताइए। तो 20 का आपका हो जाएगा ए, यह जयचंद जो है कि जातिवाचक संज्ञा होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो अभी हमें बताएंगे, क्योंकि आपके कमेंट पर हम बहुत कुछ काम करते हैं। और हाँ, कहीं कहीं कुछ ध्यान भंग होने के कारण कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं, कुछ पढ़ने में गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप इतना समझदार हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप कमेंट करके बता देते हैं, ध्यान आकृष्ट करा देते हैं। आप लोग बहुत महान हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल पर नए हैं और बहुत सारे वीडियोज प्राप्त करना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिए। आइए 21 देखिए, कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है, क्या होती है? आपको यह बताना है। कर्ता का लिंग न पता हो तो क्रिया किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। ठीक है ना। 22 देखिए, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द आपका है ठंडाई, डी। 23 देखिए, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो। तो ये थोड़ा सा शब्द तो बड़ा नॉर्मल लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा है क्रिटिकल, इसको देखिए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी, लेकिन कहीं कहीं आपको लगेगा कि ये लग रहा है कि डी है, यानी कि कर्म कारक, क्योंकि इसमें चिन्ह को दे रखा है। आप जानते हैं कि संप्रदान कारक का भी चिन्ह जो है कि को के लिए होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, ऐसा होता है ना, तो को का चिन्ह उसके लिए। लेकिन अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है, को का चिन्ह किस लिए प्रयोग होता है और के लिए का चिन्ह मतलब कहाँ प्रयोग हो रहा है? तो गरीबों को वस्त्र दो, माने गरीबों के लिए वस्त्र दो, इसका अर्थ होगा के लिए, अर्थात ये संप्रदान कारक हो जाएगा। और को का चिन्ह अगर हम कर्म कारक की बात करते हैं, थोड़ा मैं विश्लेषण कर रहा हूं, तो कर्म कारक का चिन्ह अक्सर छिपा रहता है, वो प्रकट में नहीं होता है। कभी कभी प्रकट में होता है लेकिन अक्सर छिपा। जैसे वह विद्यालय जाता है, तो यानी वह विद्यालय को जाता है। तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार को जाते हो, यानी को चिन्ह यह क्या होता है? छिपा रहता है, ऐसे होता है। ठीक है ना। आइए 24 देख लिया जाए, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम के आपके जो होते हैं 6 प्रकार होते हैं। बी 25, तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद बताइए, मतलब सर्वनाम बताना है क्या। तो क्या क्या है? यह प्रश्नवाचक सर्वनाम, आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है ना। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। तो आधा लीटर क्या है? आधा लीटर कौन सा विशेषण है? अंडरलाइन जो किया हुआ है ये आपको बताना है। तो 26 का आपका हो जाएगा सी, परिमाणवाचक, जो माप तौल में आता है वो परिमाणवाचक होता है। 27 देखिए, नल बूंद बूंद टपक रहा है। तो 27 का आपका हो जाएगा सी, ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये टपक रहा है ये क्रिया है और इसका ये विशेषता बता रहा है बूंद बूंद, यानी क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। 28 देखिए, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। तो सुमित सो रहा है, 28 का क्या हो जाएगा? ए, इसमें अकर्मक क्रिया, कर्म है ही नहीं, क्योंकि सुमित कर्ता हो जाएगा, सो रहा है क्रिया हो जाएगा, कर्म नहीं है। ठीक है ना। आइए 29 देखिए, कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? तो दोस्तों एक कर्ता से होता है। ठीक है ना। आइए 30 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए। 30 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? आपको ये बताना है कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सी, यह क्रिया द्विकर्मक नहीं, इसमें दो कर्म नहीं है, बाकी सब में दो कर्म है। राम ने मोहन को पैसा दिया, मतलब राम ने मोहन को पैसा को दिया। सेठ मुनीब को वेतन देता, सेठ मुनीब को वेतन को देता है, यानी यहाँ एक को साइलेंट है, छिपा हुआ है। पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, तो पिता ने पुत्र को पुस्तक को दी, ऐसे कुछ है। ठीक है ना, यानी यहाँ भी को सब छिपा हुआ है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। आइए 31 देखिए, मुझे यह काम नहीं हो सकता, मुझे यह काम नहीं हो सकता, यह कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों 31 का आपका हो जाएगा ए, यह कर्मवाच्य है। मुझसे माने मेरे द्वारा,
यानी मेरे द्वारा यह काम नहीं हो सकता, तो जहां द्वारा होगा कर्म का प्रयोग होता है, ठीक है ना, इसलिए कर्मवाच्य होता है। आगे देखिए 32, मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, ये भाव बता रहा है कि मुझसे क्या नहीं किया जा सकता, तो मुझे हंसा नहीं जा सकता, तो 32 का आपका हो जाएगा सी, ये भाववाचक भाववाच्य, ठीक है। 33 देखिए, निम्न में कौन सा वाक्य कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है वाक्य आपको बताना है, तो 33 का आपका हो जाएगा बी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यह कर्मवाच्य नहीं है, बाकी सब कर्मवाच्य है, जहाँ के द्वारा का प्रयोग होता है वो होता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 34 नंबर का क्वेश्चन, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 34 का ए, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं, 35 का भी के क्या हो जाएगा, अव्यय के 4 भेद होते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए 36 देखिए, निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा, किस अव्यय से पूरा होगा, तो 36 का आपका हो जाएगा ए, के बिना, माने आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। 37 देखिए, 37 क्या कह रहा है कि मोहन बाजार की ओर गया है, तो 37 का आपका हो जाएगा की ओर, ये पूछ रहा है कि की ओर ये क्या है, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना, ये विशेषता बता रहा है कि किसकी ओर गया है, तो की ओर, बाजार की ओर गया है, ठीक है ना। 38 देखिए, मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द है, मतलब ताकि वाक्य जो है कि रेखांकित है, तो ये क्या है, तो दोस्तों 38 का आपका हो जाएगा सी, समुच्चय बोधक। 39 देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहते हैं। 40 देखिए, मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए, तो 40 का आपका हो जाएगा ए, यह आपका 40 का क्या हो जाएगा ए, ये रीति बता रहा है, काम करने की रीति बता रहा है कि किस तरह से दौड़ा, तो तेजी से दौड़ा, इसलिए रीतिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। 41 देखिए, कौन सा शब्द अज का अर्थ नहीं है, तो अज का अर्थ कौन शब्द नहीं देता है, तो आपका 41 का हो जाएगा डी, अनजान शब्द अज का अर्थ नहीं देता, बाकी ब्रह्मा वक्रा शिव सब अज के अनेकार्थी शब्द एक तरह से हैं, वह एक तरह से पर्यायवाची कह सकते हैं। 42 जो है क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा कर शब्द का अर्थ नहीं है, कर शब्द का अर्थ नहीं है आपको ये बताना है, तो 42 का आपका हो जाएगा सी, कर्म नहीं है, बाकी कर्मण्य हाथ, कर्मण्य टैक्स, कर्मण्य किरण होता है। 43 देखिए, निम्न में कौन सा विलोम युग्म ठीक है, ये पूछ रहा है कौन सा विलोम युग्म ठीक है, तो दोस्तों ये है अपव्ययी का मितव्ययी, मतलब अपव्यय का विलोम मितव्यय होता है। आइए हम लोग अगला देखते हैं 44 जो है क्या कर रहा है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, तो 44 का आपका हो जाएगा सी, जिसे जाना न जा सके, सी हो जाएगा जिसे जाना न जा सके। 45 देखिए, निम्न वाक्य को उचित मुहावरा लगाकर पूरा कीजिए, तो 45 का आपका हो जाएगा 45 का आपका हो जाएगा बी, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना, ठीक है ना। ये क्या है, परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना, ये क्या हो जाएगा, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। आइए 46 देख लीजिए, माथा ठनकना, मुहावरे का अर्थ है माथा ठनकना, तो 46 का आपका हो जाएगा सी, शक होना। 47 गागर में सागर, मुहावरे का अर्थ है क्या है, तो 47 का आपका हो जाएगा सी, संक्षेप में गहरी बात कहना। 48 देखिए, निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है, तो 48 का आपका हो जाएगा डी, मुहावरा ये नहीं है, दूर के ढोल सुहावने, ये मुहावरा नहीं है, बाकी तीनों मुहावरा है। मुहावरे के अंत में दोस्तों अक्सर या तो छोटा मतलब वाक्यांश होता है, मतलब ये एक या दो शब्द में होता है, और उसका सबसे बड़ा पहचान है कि ज़्यादातर मुहावरे में लास्ट में ना जुड़ा होता है, कहना, खाना, पीना, बनाना, टूटना, आना, जाना, पाना, कुछ ऐसा, मतलब ना शब्द जुड़ा रहता है, यह उसका पहचान है। 49 देखिए, निम्नलिखित में से एक कौन सी लोकोक्ति नहीं है, आपको ये ढूंढना है, तो सिर में ओखली देना, ये मुहावरा, ये लोकोक्ति नहीं है, सिर ओखली में देना, सिर ओखली में देना, ये क्या है आपका, ये मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं है। आइए 50 देख लिया जाए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लोकोक्ति का अर्थ है, आप अच्छी तरह जानते हैं। 50 का आपका हो जाएगा बी, परिश्रम अधिक और फल कम। 51 देखिए,
वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के घटक होते हैं। तो 51 का आपका हो जाएगा ए, उद्देश्य और विधेय जो है कि वाक्य के घटक होते हैं। 52 देखिए, सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं। तो 52 का आपका हो जाएगा सी, रचना और अर्थ के आधार पर ये वाक्य के भेद किए जाते हैं। फिर 53 देखिए, 53 अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के ये 8 भेद होते हैं, यानी कि डी। 54 छी छी कितनी गंदगी है, वाक्य में क्या है, विस्मयवाचक है, ठीक है ना। 55 देखिए, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है, क्या है। तो दोस्तों अच्छी तरह समझ रहे हैं वाक्य क्या है, यह है डी, आज्ञावाचक। 56 देखिए, जो शब्द वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 56 का आपका हो जाएगा सी, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। तो 57 आपका चारों वाक्य आपके सामने है, देख लीजिए। तो 57 का आपका हो जाएगा सी, नारायण धनी है परंतु कंजूस है। अगला देखिए 58, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य आपको बताना है कौन सा है। तो 58 का आपका हो जाएगा बी, उसने खाना खाया और सो गया। 59, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है। तो 59 का आपका हो जाएगा सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यह मिश्र वाक्य है। 60 देखिए, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। तो 60 का आपका हो जाएगा ये रेखांकित जो उपवाक्य क्या है, हुसैन का बनाया हुआ, मतलब उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो यह जो उपवाक्य है यह बता रहा है कि विशेषण उपवाक्य है ये। 61 देखिए, मित्रों को काटकर केक खिलाओ, वाक्य में अशुद्धि है, क्या है। तो इसमें क्या अशुद्धि है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि यानी कि सी, ठीक है ना। 62 देखिए, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 62 का आपका हो जाएगा सी, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, यह शब्द शुद्ध है, बाकी शुद्ध नहीं है। 63 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, ये कह रहा है 63। तो इसमें देखिए क्या है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध नहीं ये पूछ रहा है। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई, ये गलत है क्योंकि मृत्युदंड भी है, सजा भी है, यहाँ एक ही शब्द का प्रयोग होना है। 64 देखिए, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों 64 का आपका हो जाएगा बी, भैंस का दूध ताकतवर होता है। 65 देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि श्लेष अलंकार है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर लीजिए। 66, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, क्या है। पीपर पात सरिस मंडोला में क्या है, बी, उपमा अलंकार है। 67 देखिए, निम्न पंक्तियों में अलंकार है, कौन सा अलंकार है। तो 67 का आपका हो जाएगा जो प्रश्न है, मतलब जो पंक्ति है, उस काल मानो क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से, सोता हुआ सागर जगा। तो 67 का आपका हो जाएगा ये मानो है ना, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। निर्गुण उपासक कवि यानी 68 क्या है, निर्गुण उपासक कवि हैं, कौन है। तो 68 का आपका हो जाएगा सी, कबीरदास। 69, पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है। तो पद्मावत के रचयिता का नाम है आपका सी, मलिक मोहम्मद जायसी। 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, आपको यह बताना है। तो यह है रसविलास, नहीं है, बी। ब्रज भाषा क्या कहते हैं, रामचरितमानस की भाषा क्या है। 71 का आपका हो जाएगा सी, अवधी भाषा। रामचरितमानस की शैली क्या है। 72 का बी है, प्रबंधात्मक शैली। आइए 73 देख लेते हैं, सूरदास की भक्ति किस भाव की है। सूरदास की भक्ति किस भाव की है। तो दोस्तों 73 का आपका है बी, सखा भाव की है। तुलसी की भक्ति किस भाव की है बताएंगे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को भ्रमर गीत का प्रसंग
है? किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? तो 74 का आपका हो जाएगा सी, सूर सागर। 75 देखिए, ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है, ब्रज भाषा की प्रमुख रचना का नाम क्या है? तो 75 का आपका हो जाएगा सी, सूर सागर। 76 देखिए, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो 76 का आपका हो जाएगा सी, सूरदास। 77 देखिए, रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है, क्या मुख्य विषय रहा रीतिकालीन कवियों का? तो दोस्तों 77 का आपका हो जाएगा ए, नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? 78 बहुत कॉमन सा शब्द है, प्रश्न है, ये बिहारी लाल है। आइए 79 देखा जाए, 79 निम्नलिखित में से मुसलमान होते हुए कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कौन हुए थे, रस खान। 80 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? तो ये है दोस्तों साकेत। 81 देखिए, छायावाद के प्रमुख कवि हैं, छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? तो आपका हो जाएगा 81 का सी, जयशंकर प्रसाद। 82 देखिए, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? यह भी आप अच्छी तरह जानते हैं कौन है, जयशंकर प्रसाद। 83 देखिए, 83 राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? आपको ये बताना है। तो 83 का आपका हो जाएगा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 84 बादल राग कविता के रचयिता हैं, कौन है? तो 84 का आपका हो जाएगा, ढका हुआ है, ये हैं डी, सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये हैं। 85 देखिए, ये हाँ ठीक है। 85 देखिए, प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं 85, 85 का आपका हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत। 86 देखिए, जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन है? तो चारों विकल्प आपके सामने है, देख लीजिए इसमें सही विकल्प क्या है, 86 का बी, नागार्जुन। 87 देखिए, हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? गजल लेखन 87, तो 87 का आपका हो जाएगा सी, हिंदी गजल लेखन का कार्य दुष्यंत कुमार ने शुरू किया। 88 निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? तो आपका 88 का हो जाएगा डी, ये गिरिजा कुमार माथुर जो है यह हास्य रस के कवि नहीं है। 89 देखिए, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो 89 का पहला ही प्रश्न विकल्प सही है, मुंशी प्रेमचंद। 90 ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं, कौन है ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक? तो इन चारों में देखिए ये हैं दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और भी सारा वीडियो प्राप्त करना है तो मेरा प्लेलिस्ट जा करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा प्लेलिस्ट है, उसको एक बार खोल करके देख लीजिए। 91 देखिए, गिल्लू कहानी की लेखिका है, 91 का आपका हो जाएगा बी, महादेवी वर्मा। 92 देखिए, निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम है, 92 आंचलिक लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु हैं, ठीक है ना। नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे, कौन रहे नई कहानी पथ प्रदर्शक? 93 का आपका हो जाएगा बी, कमलेश्वर। 94 देखिए, कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? तो आपका 94 का हो जाएगा डी, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। 95 देखिए, कुटज निबंध के लेखक कौन है? कुटज के लेखक कौन है? तो 95 का हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 96 देखिए, पैरों में पंख बांधकर रचना है, ये किसकी रचना है आपको ये बताना है, ये किस प्रकार की रचना है, ये विधा पूछ रहा है, तो यात्रा वृत्तांत है। 97 माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना गद्य की विधा है, कौन सी विधा है? तो 97 का आपका है ए, ये संस्मरण विधा है। 98 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? तो 98 का आपका हो जाएगा डी, सरदार पूर्ण सिंह। 99 देखिए, लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया? तो 99 का आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो भी समाचार पत्र इसमें से उन्होंने संपादन नहीं किया। 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, प्रसिद्ध संपादक कौन थे? तो आप सब जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी।
तो दोस्तों इस तरह से आपका इस प्रैक्टिस सेट का 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। किस तरह का प्रैक्टिस सेट चाहिए आप हमें अवश्य बताएंगे, और किस तरह का वीडियो चाहिए आप हमें अवश्य बताएंगे। जो आप कमेंट देते हैं उसी आधार पर मैं मटेरियल तैयार करता हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो का बहुत सारा लेक्चर का और बहुत सारा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको बहुत सारा पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।